न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मिर्जा गालिब की शायरी का क्या अर्थ है, ये आपको हमारे इस वीडियो में धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम इस अपने विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देश के 3 राज्यों में जो बाई इलेक्शन हुए हैं, उसके नतीजे जिस तरीके से आए हैं, उससे ये साफ है कि शायद कहीं बीजेपी से कुछ रणनीतिक चूक जरूर हुई है, क्योंकि 3 में से पहले 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, पर जब उपचुनाव हुए तो 3 में से केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रह गई, और वो भी गुजरात की सीट है। क्या ये जो उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनाव का कोई असर 2027 में जब 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस पर पड़ेगा? इनमें भी खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या यूपी के चुनाव जब 27 में होंगे, इन नतीजों से बीजेपी को कोई बड़ा सबक लेने की जरूरत है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का, और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। बिहार की बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजनपुर सीट, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले गए थे, और आज जब वोटों की गिनती हुई, काउंटिंग हुई, तो इनमें से केवल 1 सीट, गुजरात की जो सीट थी, सिर्फ बीजेपी उसी सीट पर अपनी जीत बरकरार रख पाई। बांकीपुर की जो सीट थी बीजेपी की, 31 वर्षों से जो बीजेपी के पास रही और लंबे समय से, यानी इतने ही समय से वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार में रही, आज आखिरकार जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी वो सीट हार गई। जिस सीट पर 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, उस सीट पर जनसुराज, यानी पिछले साल 2025 में जब चुनाव हुए तो जनसुराज को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। उस जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जीत हासिल की। 3 राज्यों में हुए उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये बांकीपुर की ही सीट है, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट थी, लेकिन उस सीट पर कमल नहीं खिल पाया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस तरीके से वहां नरोत्तम मिश्रा, जो पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के रहे, उन्हें जब टिकट नहीं दिया गया था तो किस तरीके से उनके समर्थकों ने हंगामा किया था, हाईवे जाम कर दिया था, घंटों लोगों को सड़क पर बिताने पड़े थे, ये सब ने देखा था। पर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था, और बीजेपी के तमाम सारे जो लोग थे वो लगातार यही कह रहे थे कि दतिया में जीतेंगे। पर वहां 2023 की तरह उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। अब हम अगर इसको देखें तो जिस तरीके से ये जो जनजी आंदोलन हुआ, जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये कोई पहले चुनाव थे जिसमें बीजेपी का लिटमस टेस्ट हुआ, और इस लिटमस टेस्ट में बीजेपी फेल हो गई। फेल इसलिए हो गई कि एक तरफ जहां दतिया में उसे हार मिली, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी धराशायी हो गई, और बीजेपी को मात दी प्रशांत किशोर ने, जो लगातार जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं उनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोला हुआ है। हम दतिया की भी बात करेंगे, बांकीपुर की भी बात करेंगे, और यूपी में इसका क्या असर पड़ेगा इस पर भी आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश से सटा है, दतिया की सीट यूपी का जो बुंदेलखंड का इलाका है उससे सटा हुआ है। और ये जो चुनाव थे, अगर हम बात करें सबसे पहले बांकीपुर की, वहां नीतीश कुमार के जाने के बाद और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहा था।
बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे पहले अभिषेक को टिकट दिया, अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया। बीजेपी जो अमूमन ऐसा काम करती नहीं है, उसने वहां पर जब नामांकन भरने का समय आया तो अभिषेक कुमार की जगह वहां पर दूसरे कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। और तभी प्रशांत किशोर लगातार ये कहने लगे कि भाई बीजेपी ने तो पहले ही हार मान ली और उन्होंने तो अपना कैंडिडेट बदल दिया। फिर अभिषेक की जगह नीरज कुमार सिन्हा को वहां उम्मीदवार बनाया और हमने देखा किस तरीके से वहां बीजेपी के बड़े लीडर्स ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर की सीट जीत जाएगी। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब आप जनता को इस तरह से कहेंगे तो उसके पास सबसे बड़ी ताकत है वोटिंग के दिन, जब वो वोट देने जाती है और ईवीएम का बटन दबाती है। शायद यही काम बांकीपुर की जनता ने किया। इसके अलावा जिस तरीके से जनजी आंदोलन हुआ जंतर मंतर, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, युवाओं में आक्रोश, छात्रों में आक्रोश और हर परिवार कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड है, पेपर लीक से अफेक्टेड है। और जिस तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ होती हैं उससे हर परिवार पीड़ित है। उन सारी चीज़ों का ही असर शायद बांकीपुर में है, क्योंकि जिस सीट पर बीजेपी का कब्जा 1995 से था, उस सीट पर बीजेपी उपचुनाव में 18,000-19,000 के आसपास जो वोट थे उससे हार गई। और किससे हार गई? प्रशांत किशोर से हार गई, जिनकी पार्टी बिल्कुल नई नई बनी थी जब वहां 2025 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। प्रशांत किशोर तब खुद चुनाव नहीं लड़े थे, उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे। पर जब बांकीपुर की सीट खाली हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद लड़ूंगा। उन्हें शायद ये पहले से आभास था कि यहाँ अगर वो जीतेंगे तो इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जीत कर आएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आपको याद होगा जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो और कार्यक्रम रखा गया था दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में, तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नितिन नवीन मेरे भी बॉस हैं। और आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग जिस रिजल्ट के साथ साथ उस बयान को भी साथ में टैग करके चला रहे हैं। यानी कई बार राजनीति में जीत हार भले ही सरकार बनने बिगाड़ने में कोई वैल्यू ना रखे, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। और बांकीपुर की जो सीट है उसका तो पूरे देश में एक मैसेज गया है। प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई थी, देखिए उसमें क्या था। शिक्षा की बात करते थे, पेपर लीक की बात करते थे, छात्रों का भविष्य कैसे बर्बाद होता है उसकी बात करते थे, कैसे बेहतर शिक्षा दी जाए इसकी बात करते थे। सम्राट चौधरी पर तमाम आरोप वो लगाते हैं। और इसके अलावा भरत तिवारी का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, हत्याकांड हुआ, वो भी एक बड़ा फैक्टर इस सीट पर रहा है, माना जा रहा है। दतिया की बात कर ले, दतिया में नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा थी, टिकट उनको नहीं देके दूसरे कैंडिडेट को दिया गया। और उसके बाद क्या विरोध हुआ ये सबने देखा। खुद नरोत्तम मिश्रा नाराज है, फिर आलाकमान से मिले, मुख्यमंत्री से मिले और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने बाद में ये जरूर कहा, लेकिन रूठे मन से कहा। मन में शायद वो बात नहीं थी, वो उत्साह नहीं था, उल्लास नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हम जिताएंगे, आशुतोष को जिताएंगे, वो हमारा छोटा भाई है। पर वहां भी जिस तरीके से जो बीजेपी के अंदर गड़बड़ियां हैं, जो संगठन के भीतर एक दूसरे के खिलाफ लोग हैं, वो साफ तौर पर चुनाव परिणाम में दिख गए। घनश्याम सिंह वहां कांग्रेस उम्मीदवार थे और वो जीतकर 6,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर वो आए हैं। इसके अलावा हाँ, ये जरूर है कि गुजरात से जरूर राहत की खबर आई है, क्योंकि वहां की जो सीट थी जहां बाई इलेक्शन हुआ, वहां बीजेपी ने अपनी सीट को रिटेन किया है। यानी उस सीट पर बीजेपी पहले भी काबिज थी और इस उपचुनाव में भी उसे जीत मिली है। अब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं और मुझे तो ये जो बाई इलेक्शन हुए ना, तो मुझे उत्तर प्रदेश का 2018 का वो वक्त याद आ गया जब यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर हम कहें कि उपचुनाव हुए थे और दोनों पर बीजेपी हार गई थी। एक सीट थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर की लोकसभा सीट खाली हुई, वहां उपचुनाव हुआ। और दूसरी थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, वो डिप्टी सीएम बन गए थे, इसलिए फूलपुर की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया था। 2018 में बाई इलेक्शन हुआ, सबको लगा भाई बीजेपी अब यूपी में सत्ता में है और लहर है और बीजेपी को सब पसंद कर रहे हैं, जनता तो बीजेपी के साथ है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, गोरखपुर की भी सीट बीजेपी उपचुनाव में हार गई, फूलपुर की भी सीट जो है बीजेपी उपचुनाव में हार गई। कई बार
देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, जनता अपने मन में चीज़ों को रखे होती है और इंतज़ार करती है समय का, और वही समय शायद उसे लगा कि अब बांकीपुर में आ गया है, वही समय उसे लगा कि दतिया में आ गया है, और यही शायद यूपी में भी उसे लगा था। पर हाँ, उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो यूपी में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छा प्रदर्शन किया था। पर इन दोनों ही उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी को यूपी में क्या सबक लेना चाहिए ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि 2027 में जब विधानसभा के चुनाव 7 राज्यों में होंगे, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है और यहाँ 403 विधानसभा सीटें हैं। जिस तरह की चीज़ें, चाहे हम कहें कि दतिया में देखने को मिली, बांकीपुर में देखने को मिली, कुछ ऐसी स्थितियां यूपी में भी है। तो बीजेपी को अपने उन सारे जो चीज़ें हैं, जो हम कहें कि अलग अलग उसके जो मोहरे हैं, उन्हें सही जगह फिट करना होगा। अपनी सारी जो आपस की खींचतान है उसे खत्म करना होगा, और ख़ासतौर से जो कार्यकर्ता है जिसके मन में उल्लास कम हो गया, उस उल्लास को जगाना होगा। ये बीजेपी के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। और ये चुनाव परिणाम देखिए, ना कहीं बिहार में इससे सरकार गिरने जा रही है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से हटने जा रहे हैं, ना दतिया में कोई सरकार गिरने जा रही है, मोहन यादव हटने जा रहे हैं। पर राजनीति में छोटे छोटे जो मैसेज हैं, जो कदम होते हैं, उनका भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। और जब ऐसी सीटों पर उपचुनाव में हार मिलती है, क्योंकि उपचुनाव को कहा जाता है ये सरकार का चुनाव होता है, पर सरकार के चुनाव में भी अगर बीजेपी हार रही है, या हम कहें कि जब सरकार होते हुए उपचुनाव में बीजेपी हार रही है, तो उससे ये लग रहा है कि शायद लोगों में नाराजगी है। नाराजगी यूजीसी का भी मुद्दा है, पेपर लीक भी है, छात्रों का प्रदर्शन भी है, इसके अलावा सही कैंडिडेट का चुनाव करना नहीं, ये भी एक बड़ी वजह है। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा। पार्टी को ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी कि 2027 में कम से कम यूपी के विधानसभा चुनाव में, वो चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो या फिर अन्य जो मुद्दे हों, उन सारी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए, कैसे सब एक मंच पर आए, कैसे चुनावी रणनीति बनाई जाए, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और उसी रणनीति पर अब पार्टी शायद आगे विचार भी कर रही होगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इन चुनाव परिणामों ने कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर भी एक उथल पुथल मचा दी है। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ।